अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आलमी सियासत के उफ़क़ पर आज एक नई सफ़बंदी, नई हिकमत अमली और नए बयानी उभरते दिखाई दे रहे हैं। और इस बदलती तस्वीर के मरकज़ में है वाशिंगटन, जहां बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास ने सफारतकारी ताकत और अमन की सियासत को एक ही स्टेज पर ला खड़ा किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, आज़रबाईजान के सदर, उज़्बेकिस्तान के सदर, काज़ाकिस्तान के सदर और उसके साथ इंडोनेशिया के सदर पर गैर रस्मी मगर एक अहम गुफ्तगू जो है वो सामने आई है। ये सब इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान सफारती महाज पर मुतहरिक है और आलमी अमन की बहस में अपना किरदार नुमायां कर रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात, इंसदाद दहशतगर्दी, सरमायाकारी, क्रिटिकल मिनरल्स और तवानाई के शोबे में ताउन, क्या ये ताल्लुकात के नए दौर की एक बुनियाद है? और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, शहबाज शरीफ की तारीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गुड फाइटर करार देना, पाक भारत कशीदगी रोकने का दावा, क्या यह बयान सफारती तवाज़ुन है या नहीं? जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली। उधर ईरान के हवाले से ट्रंप का 10 दिन का अल्टीमेटम, मुमकिना महदूद फौजी कार्रवाई की बाज़गश्त, तेहरान का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त और जंग के खदशात, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल की ज़द में। और इसी दौरान खालिस्तान के मामले पर सिख फॉर जस्टिस की $1 अरब की पेशकश। क्या बोर्ड ऑफ पीस आलमी अमन का प्लेटफॉर्म बनेगा या नए तनाज़ात का मरकज़? नाज़रीन, सफारतकारी के मुस्कुराते चेहरे, पसे पर्दा सख्त पैगामात और ताकत की बसात पर बिछती नई चालें। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि अमन की इस बातचीत के पीछे असल कहानी है क्या और आने वाले दिन खित्ते और दुनिया के लिए क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्की सियासत की गैर यकीनी कैफियत की, बयानाती जंग और पसे पर्दा राब्तों की खबरों की जद में है। एक जानिब इमरान खान की जानिब से मुबैना डील मुस्तरद करने का बयान सियासी दर्जा हरारत को तेज़ कर रहा है, तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह वजाहत देते दिखाई देते हैं। उनकी गुफ्तगू किसी खुफिया मुफाहमत के बारे में नहीं थी, बल्कि 24 नवंबर के एहतजाज के मखसूस तनाजुर में थी। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ सियाक व सबाक का मामला है या कहानी इससे कहीं आगे तक जा चुकी है? उधर सेनेटर फैसल वावडा ने भी सियासी मैदान में नया वार कर दिया। वो कहते हैं कि राना साहब हवा में सियासी तीर न चलाएं। 2 मरतबा डील की पेशकश का दावा, कब, कहां और कैसे? ये सवाल अब सिर्फ सियासी हलकों में नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी गूंज रहा है। अगर डील थी तो इसकी नौयत क्या थी, और अगर नहीं थी तो फिर यह बयानिया क्यों बनाया जा रहा है? इसी दौरान पंजाब की सियासत में एक और हलचल, वज़ीर आला मरियम नवाज के लिए गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारी की खरीदारी की खबरें, सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान। अवाम पूछ रहे हैं क्या ये वक्त लग्जरी फैसलों का है या मौशी रिलीफ का? हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये एयर पंजाब मंसूबे का हिस्सा है, मगर सवालात अब भी अपनी जगह मौजूद हैं। उधर जेल से आने वाली आवाज़ें, शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीर रहनुमाओं का मुतालिबा कि इमरान खान की सेहत पर सियासत बंद की जाए। क्या सियासी कशमकश इंसानी पहलुओं को भी मुतासिर कर रही है? दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख का कहना है कि अगर इमरान खान मुस्बत पेशरफ्त के लिए हाथ बढ़ाएं तो हुकूमती रिलीफ की गुंजाइश मौजूद है। नाज़रीन, मामला सिर्फ डील का नहीं, एतमाद का भी है, सिर्फ एहतजाज का नहीं, इस्तेहकाम का भी है। क्या मुफाहमत की कोई राह निकलेगी या सियासत मजीद महाजाराई की तरफ की? आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सगीर चौधरी साहब और मलिक नजीब। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान साहब और सायरा जी। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। सगीर चौधरी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत की है और पाकिस्तान को गज़ा अमन और तामीर नौ के अमल में शामिल किया गया है। क्या आप समझते हैं ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है या अमेरिका की ज़ेर क़यादत इस फोरम में शिरकत से इलाकाई तवाज़ुन पर मनफी असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं? क्या कुछ है ऐसा? शुक्रिया आकाशा। देखें, ये एक पहला बाज़ाब्ता इजलास था, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ जो है वो इसका SOPs जो हैं वो तय हुई थी और बाज़ाब्ता इजलास अब पहली मरतबा सामने आ रहा है और उसकी जो कहानी है वो भी तकरीबन आलमोस्ट सामने आ चुकी है कि इस गज़ा अमन बोर्ड का जो इजलास है उसमें होना क्या है। फंड रेजिंग होनी है बेसिकली, और जिसमें अमेरिका ने ये कहा है कि वो $10 अरब जो है उस इमदाद देगा। इसके अलावा फीफा की जानिब से भी इमदाद
का ऐलान किया गया है, और भी डोनर्स जो हैं वो इसमें आएंगे और उसमें एक नई फोर्स बन जाएगी जो वहाँ पे पीस फोर्स के नाम से होगी। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं कि वो सारी चीज़ें दोबारा बनेंगी। ये पहले भी बहुत सारी मामलात में ये डिस्कशन हो चुकी है कि मकसद तो यही था कि एक दफ़ा इस पूरे जो स्ट्रक्चर को तबाह किया जाए और उसके बाद इसका बहाली का काम शुरू किया जाए, फिर फंड रेजिंग होगी और इस पर बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके मिलेंगे और फिर जो है वो इस तरह से एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। खैर, इसमें पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है, चूँकि हम अगर पाकिस्तान की बात करें सफारती सतह पर जो आपने पूछा है, तो सफारती सतह पर देखें पाकिस्तान को एक्नॉलेज करना तो लाजमी बात है, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क का खुशाइंद है। उसमें फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं हमारे, उनकी तारीफ़ करना, और इस मरतबा तो उन्होंने तारीफ़ में कोई अल्फाज छोड़े ही नहीं। जो भी अल्फाज बयान किए जा सकते थे, एक इस दफा तो 12 तैयारे हो गए। हाँ जी, 11 तैयारों का उन्होंने जिक्र भी कर दिया। 7 से वो शुरू हुए थे और 11 तैयारों पे आके 12 पे बात आके खत्म हुई। 12 पे अगर आ गई ये बात तो मेरा मतलब है कि ये अगले इजलास में शायद हो सकता है 20 हो जाएंगे। अब ये देखें कि हम नहीं कह रहे या भारत नहीं कह रहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये 12 तैयारों की जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको हमसे ज़्यादा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या हम कुछ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाह रहे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो खुद करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब ये जंग हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले तो खामोश थे, लेकिन जब पाकिस्तान का पलड़ा भारी हुआ तो उसके फौरी बाद वो न सिर्फ मुतहरक हुए बल्कि उन्होंने कहा कि आप जंग बंदी कर दें और मैं इसमें सालिस बन जाता हूँ, अदरवाइज़ टैरिफ होगा, मैं आपसे तजारत करूँगा। वो तजारत तो भी हमें नज़र नहीं आई। खैर, डोनाल्ड ट्रंप साहब तारीफ़ें बहुत कर रहे हैं, बहुत उनका ये हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया, हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो किए गए वादे हैं वो भी पूरे होने चाहिए। हमारी असल में मसला ये है कि हमारे मुल्क को अब इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें सरमायाकारी की। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अमेरिका कितना इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए। वो जब हमें प्रैक्टिकली नज़र आएगा फिर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अभी भी मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अमेरिका का तजारत के हवाले से जो झुकाव है वो भारत की जानिब ज़्यादा है। हालिया मुआहदे आप देख लें, उन्होंने किए हैं, टैरिफ में कमी भी कर दी है। तो देखें, हमें भारत के खिलाफ बातें तो होती है लेकिन झुकाव उसी साइड पे है। झुकाए हमें प्रैक्टिकली चाहिए। आकाशा, ये बातों से हमारा पेट नहीं भरेगा, पाकिस्तान निकल के आगे बढ़ना। हाँ जी, हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, तारीफ अपनी जगह पे है, तारीफ होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली बात क्या हुई? कितनी कंपनियां अमेरिका की जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं या कितनी कंपनियां आ रही हैं? ये तो कोई MOU साइन हमें इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए, हाँ, वही कर्जा है, वही सारी चीज़ें हैं और उसी तरीके से हम कर्ज पे ही अभी अपना आगे सर्वाइवल चला रहे हैं, अपना सर्वाइव कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर अमेरिका हमारी तारीफ़ करता है तो फिर उसको पाकिस्तान की तरफ ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो मुआशी हालात हैं वो किस तरह के हैं, उसमें वो बात नहीं करता। तारीफ़ की हद तक तो ठीक है, हमें तारीफ़ जो है वो अच्छी भी लगती है और करनी भी चाहिए, चूँकि हमने मार्का जीता हुआ है तो उसमें तो पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, वो मोतरफ है पूरी दुनिया। लेकिन बात यह है कि गज़ा पीस हो गया, लेकिन उस दौरान आप देखें कि अमरीकी अखबार ने यह दावा भी कर दिया कि अमेरिका जो है वो 7-8 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ईरान पे हमला करेगा। जब ये इजलास हो रहा था उसी वक्त ये खबर भी आ रही थी, ये भी खबर आ रही थी। और देखें ये कितना बड़ा तजाद है कि एक तरफ तो आप अमन इतने 20-30-40 ममालिक को बिठा के कह रहे हैं कि हम अमन कायम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनका ही अखबार ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ईरान पे हमला कर रहा है। तो ये तजाद भी है, इस तजाद को ख़त्म करना चाहिए, चूँकि अब आलमी मंजरनामे में वो जो पुरानी बातें थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। देखिए, रशिया ने इस पे रिएक्ट किया है और जो उसका अमेरिका का इरादा है इस हवाले से, वो पहले तो कम से कम ईरान के साथ तो मामले सीधा करे ना। गज़ा अमन बोर्ड जो है ये उस वक्त तक नहीं सीधा हो सकता क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर तो ईरान भी है, जब तक ईरान का मसला जी बिल्कुल ईरान का मसला। अगर आप समझते हैं कि ईरान में जंग लग जाए तो वो पीस रहेगा नहीं। एक तरफ आप अमन की बातें कर रहे हैं, गज़ा में अमन की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ईरान पर हमले की बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो नहीं चलेंगी। उसके साथ साथ सगीर चौधरी साहब, आपने सरमायाकारी की भी बात की कि अमेरिकी कंपनियों को जिस तरीके से अगर वो पाकिस्तान में सरमाया करिए तो ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, बातों से बढ़ के भी कुछ चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। अली इमरान साहब, मुलाकात में मादनियात, तवानाई और अमेरिकी कंपनियों की एक सरमायाकारी पर भी बात हुई है। क्या पाकिस्तान के आप समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स इजलास शिरकत से वाकई अमेरिकी सरमायाकारी आ सकती है पाकिस्तान में, या
सिर्फ ये बातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सगीर चौधरी साहब की थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लूं और आपकी भी बात का जवाब दे दूं। बराए मेहरबानी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, कोई बीच में बोलेगा नहीं। पहले तो सगीर चौधरी साहब शाबाश, आपको दोनों हाथों से सलूट के आज जितनी आपने इस जाली हुकूमत की तारीफें की, सरमायाकारी, इनकी तारीफें, बात तारीफों तक जरूर है। देखिए आप ये बात कहते हैं कि अमेरिका में उन मुल्कों में 21 साल आई स्पेंड लाइक हाफ ऑफ माई लाइफ बाहर कनाडा के अंदर, तो मुझे ये बताएं कि आपके पास देने के लिए है क्या? मुल्क में दहशतगर्दी है, यहाँ पर कोई बाहर का सरमायाकार क्या पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी आने को तैयार नहीं है। नंबर 1, आपने इंडिया के साथ बात की, इंडिया $200 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है आईटी की, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप $2 बिलियन करते हैं। इंडिया में जो कमर्शियल बिजली का रेट है वो है 10 रुपए यूनिट, आपके पास है 70 रुपए यूनिट। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो सारे हकायक हैं इनको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका जैसे मुल्क और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर कभी आ सकते हैं? जवाब है नहीं। देखिए आप झूठी तारीफों से जो मर्जी कर लें, ये काम चलने वाला नहीं। अब ये जो निजाम है वो चलने वाला किसी सूरत भी नहीं है। आपने मुल्क में बताया किसका है? आप इन्वेस्टमेंट की बात किन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके होते हुए जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के होते हुए इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी? जो इस मुल्क के सबसे बड़े चोर है, जो खुद टीटी स्कैंडल 10 अरब रुपए पापड़ वाला हो गया, उनके घर के मुलाजमीन हो गए, सब टीटी स्कैंडल्स के अंदर मुलविस थे। उनकी शुगर मिलों का आज आप हिसाब करके देख लें, ऑडिट करके देख लें, आपको पता लगेगा कि खरबों रुपए जो इस मुल्क से लूटे हुए हैं। लंदन के फ्लायर देख लें, दूसरी तरफ सिरे महल देख लें। आप इन जैसे लोगों को इक़्तिदार में बिठाकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका जैसे ममालिक जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? सवाल कभी मुमकिन नहीं है। जिस मुल्क के हुक्मरान करता है, जहाँ लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जहाँ पर बम धमाके हो रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर आपकी 144 के करीब टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, आपके अंदर आईटी के लिए की डेवलपमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपके मुल्क में प्रॉपर्टी तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है, इन सारी बातों के बावजूद हाँ जो लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ द उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, मिडिल ईस्ट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, गजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको बड़ी क्या कहते हैं खूबसूरत बातें सुनाई जा रही हैं जी कि नवाज शरीफ बड़े अजीम है, फील्ड मार्शल की तारीफें की जा रही है। ठीक है, आप तारीफ जरूर कर रहे हैं उनकी, लेकिन अपने मकसद के लिए। क्या आपने हालिया दिनों में 200 अरब डॉलर के कौन सा मकसद? सर मकसद की बात की आपने। अब 200 अरब डॉलर के हाल अभी 1 महीने के अंदर 200 अरब डॉलर के आपने इंडिया के साथ मुआहदे किए और पाकिस्तान के साथ MOU क्या होता है? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक पेपर पे साइन कर रहे हैं जी इस चीज की हमें एक दूसरे की समझ आ रही है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई मुआहदे नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ गई आपकी। खुदा के लिए लोगों को सच बात बताएं, लोगों को बताएं कि इस मुल्क की तबाही का जो सबब थे वो यही लोग हैं जो आज इक़्तिदार के अंदर फार्म 47 पर बैठे हैं। ये शरीफ फैमिली 10 अरब रुपए की आपने ये बेची और 11 अरब रुपए का एक जहाज आपने खरीदा मरियम नवाज के लिए, जिससे इस गरीब आवाम के खून पसीने की जो कमाई थी उससे जहाज खरीदे जा रहे हैं। आज लोग 2 टाइम की रोटी खाने से जो है ना वो इस वक्त बैठे हुए हैं कि एक वक्त की रोटी और दूसरे टाइम तक खाने का कोई पता नहीं कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आज आप इन अमेरिका की बातें कर रहे हैं। अमेरिका जैसी सोसाइटी, अमेरिका जैसा कल्चर, वहाँ लोग जब अमेरिका से रात कनाडा के अंदर रात 3 बजे की खातून जब घर से अकेली बाहर निकलती है नींद भरना हालत में भी, तो उसको देखने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पर आज आप देख लें 16 अक्टूबर को जो बाजोड़ अंदर जनसू हमला हुआ और उसमें हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के 11 नौजवान शहीद हो गए और वो बंदा कहां से आया था? अफगानिस्तान से। और हम दावे ये करते हैं कि हमने अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील कर दिया, वहां से चिड़ी अंदर पार नहीं मार सकती। इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ आज से 15 दिन पहले जिसमें 32 के करीब हमारे भाई शहीद हो गए, वो कौन था? वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेगा। खुदा का वास्ता है इस चीजों से बाहर निकले, ये झूठे ख्वाबों से और झूठी तसल्लियों से बाहर निकलकर हकीकत के अंदर झांके कि आपकी पोजीशन पूरी दुनिया में क्या है। इस वक्त आप पूरी दुनिया के अंदर दलील और रसवा हो चुके हुए हैं। मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी तबाह, अदलिया तबाह, ब्यूरोक्रेसी तबाह, बिजनेसेस तबाह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह, जुडिशरी तबाह। इस तबाह हाली के अंदर कोई बाहर से आकर जब अंदर के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के केस डेटेड साल से इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स नहीं हो रहे, जो खूबसूरत संगे मरमर की बिल्डिंग और लकड़ियों का जो आपने जहाज उसमें बुन दिया। देखिए
आप हकीकत में अपनी बात किया करें, आप हमारे भाई हैं, मुझे आपसे उम्मीद है सगीर चौधरी साहब हो गए, मुझे नहीं पता स्टूडियो में और कितने लोग बैठे, आप वो चीज उनको बताएं। साफी जो होता है, साफी विसल ब्लोअर होता है। सर, इस हवाले से जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपने रख दिया हमारे व्यूवर्स के सामने, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। सारा जो आप ही हमारे साथ मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करके पाकिस्तान को गजा अमन और तामीर नौ के अमल में शामिल किया है। हालांकि हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं कि मुझे नोबेल अमन इनाम जो है वो मिलना चाहिए, सो वो उनको नहीं मिला था और फिर उन्होंने कहा था कि वो अगर मुझे नोबेल अमन इनाम जो है वो नहीं मिला, सो आप कोई मुझसे अमन की उम्मीद ना रखे। और ऐसे में गजा की बात करना और ईरान पे हमले की बात करना, इसको किस नजर से देख रही हैं आप? सुने, मैं इस वजीर आजम को अपना वजीर आजम ही नहीं मानती। जो भी वफ्द वहाँ पर गया है, ना वो अवाम की हिम्मत से आया है, ना हमारे वोट से ये गवर्नमेंट बनी है। ये गवर्नमेंट हमारे सर पर लाकर मुसल्लत की गई है और खुदा जाने किसने किसको मुसल्लत किया है। तो मैं इनकी बात के ऊपर मैं आपको क्या जवाब दूँ कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो उनकी भी तारीफें हैं उनको भी इनकी हकीकत पता है, और जिनकी तारीफें हो रही हैं उनको भी उस शख्स की हकीकत पता है कि जो मेंटली रिटार्टेड बंदा 6 से 7, 7 से 10 और 10 से 11 जहाज कर दिए, लगता है कि जो असली गिराए हैं उसका भी उन्होंने मजाक उड़वा दिया। और हमारे वालों की तो आप बात ही छोड़ दें कि वो तो सिर्फ एक इनविटेशन के लिए खुदा जाने क्या से क्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनके ऊपर क्या बहस करूं? अपने मुल्क में जो आवाम परेशानी में है, जो अपने मुल्क में आग लगी हुई है, आप वो बजाय के उसका कोई हल निकालने के लिए ये क्या चल रहा है इस मुल्क में, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं आपको आवाम का बंदा बन के बताऊं आपको? जी बिल्कुल। आकाशा, मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको सुन सकती हूँ, आप बताइएगा। आप मुझसे ये सवाल पूछ रही है ना, गैस नहीं आ रही और सिलेंडर है नहीं, भगवाया सिलेंडर भरवाने के लिए, सिलेंडर में से जो गैस आ रही है उससे भी पूरे घर में बू फैल गई है। और नोटिफिकेशन आया है कि 2 घंटे टैंकर्स पानी के नहीं आएंगे तो पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। तो आप मुझे बताएं कि जो एक बेसिक मसला अवाम का 77 सालों से इनकी ऐसी की तैसी ये मसला ना हल कर सके कि अवाम किन दुखों में, किन परेशानियों में बैठी हुई है। हमें ये वहां जाके कहानियां सुनाते कि ट्रंप ने गले मिला लिया, ट्रंप ने वो मिला लिया। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अपने गांव में काम करवाना होता है तो आप ऐसे गुंडों और चक्कों को हाथ उनके सर पे रखते हैं, आपने काम करवाना होता है तो ये कोई ट्रंप साहब मोहब्बत में इनको नहीं हो सकते। खुदा जाने आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। ईरान के साथ ईरान को धमकियां दे रहे हैं, ईरान पे हमला करवा के इन किराए के लोगों से मजम्मत करवानी है, ये क्या करवाना है। मुझे अपने मुल्क का, इस वजीर आजम का कोई किरदार एक वो मुझे नहीं समझ आ रही, या मैं इसको कोई फखरिया ना उसमें देखूं कि हमारे मुल्क में हम तो इनको मानते ही नहीं है। और दूसरा रेंटा बयान या रेंटा बंदे, क्या मैं आपको कहूँ, इस किस्म का ही मुझे किरदार नजर आता है। मैं इसके ऊपर ज्यादा अपना दिमाग नहीं खपा सकती। चले, इस पे मलिक नजीब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से ही कहना था कि नोबेल अमन इनाम जो है अब मुझे नहीं मिला, सो मुझसे कोई अमन की उम्मीद ना रखे। एक तरफ आप गज़ा में अमन की बातें करते हैं और बहुत से ममालिक को इकट्ठा करते हैं, उनके वज़ीर आज़म जो है उनको इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके साथ ही आप ये भी कह देते हैं कि 10 दिन का अल्टीमेटम है, भाई ईरान पर हमला करना है हमने। किस नज़र से देखेंगे आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं अली इमरान साहब ने एक बात की कि सहाफ़ी हैं और वो पता नहीं किस नज़र से आप वो जो है उसको देखें और हक़ाइक़ पर मबनी बयान करें। तो आप अली इमरान साहब ये बताएं कि हमने कौन सी चीज़ें हैं जो वो हक़ाइक़ पर मबनी आपको नहीं बताई हैं। हमने यहाँ पर आपके साथ बैठकर पीटीआई के लिए जो जितनी भी बातें की हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी की हैं, चाहे वो वहाँ पर पीटीआई की गलतियाँ हैं उनको हमने हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक बयान किया है, जहाँ पर हुकूमत की गलतियाँ हैं वहाँ पर हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक वो हमने जी बिल्कुल की। तो जहाँ तक बात है ट्रंप की और नोबेल अमन अवार्ड की, तो आप ये देखें कि वो उनको बड़ा एक तशवीशनाक है सूरत हाल है यहाँ पर।
एक तरफ तो आप 47 ममालिक के साथ बैठे हुए हैं, एक इस्लामिक मुल्क में जो है वो अमन की बात कर रहे हैं, एक इजलास हो रहा है जहाँ पर 47 ममालिक आपके साथ शरीक हैं। दूसरी जानिब आप अगर ये कहें कि हम एक इस्लामिक मुल्क पर हमला कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आपको अमन बोर्ड की तरफ से जो है वो गज़ा अमन बोर्ड की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। कल भी मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की थी। तो अभी जो वक्ती सूरत हाल इस तरह है कि इजलास जो गज़ा का हुआ है वो अपना सीर चौधरी साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उसमें तकरीबन सारी चीज़ें बता दी हैं, उसमें कोई मज़ीद ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मैं गुफ्तगू करूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान पर हमले की तरफ जाते हैं तो ईरान इस वक्त अकेला नहीं है। ईरान के साथ आप देखें कि रूस का बयान सामने आ चुका है। रूस ने बड़ा शदीद रद्द अमल दिया है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ईरान को अकेला ना समझा जाए, रूस उसके साथ भरपूर तरीके से खड़ा होगा। और जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की तो मैं समझता हूँ कि चीन भी इस वक्त जो है वो ईरान के साथ खड़ा होगा और चीन की पूरी सपोर्ट होगी ईरान के साथ। तो अभी तो मतलब ईरान अमेरिका के लिए करना मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ही ज़्यादा आसान समझ रहे हैं। अमेरिका के लिए बिल्कुल मुश्किल होगा और वो इसीलिए देखें आप आज भी उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है कि हम मज़ीद 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं आपको। तो अगर ट्रंप हमले करने की पोजीशन में होते तो वो कर चुके हुए होते, वो अल्टीमेटम देने की पोजीशन में ना होते, वो फौरी तौर पर हमले कर चुके हुए होते। इससे पहले आपने देखा कि इसराइल ने जिस टाइम ईरान पर हमला किया तो इसराइल ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया था, वो आया, उसने हमला किया और वो आगे से ईरान ने जो जवाबी वार किया उस पर जो जवाबी हमला हुआ वो आज तक उसे याद है, वो आज तक उसे याद है। और यही वजह है कि अमेरिका जो है वो एक फौरी तौर पर ईरान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता है। सो यही वजह है कि जिसकी वजह से फौरी तौर पर ये चीज़ें जो है हमारे सामने नहीं आ रही, सिर्फ बातें ही हो रही हैं। अमन के दाई जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब वो ईरान पे हमले की बात कर रहे हैं और गज़ा में अमन की बात कर रहे हैं। सो कश्मकश तो मौजूद है। नाज़रीन, कुछ बातें चल रही थी, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस की थी डील के हवाले से। कुछ हुकूमती वुज़रा जो है वो कह रहे हैं कि 2 दफ़ा बानी पीटीआई को डील के हवाले से डील करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बानी पीटीआई खुद नहीं मानते। और अब तो हर तरफ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई है कि कौन सी डील, कैसी डील, कहाँ हुई थी ये डील और किसने करवाई थी ये डील और किसने ये बातें की थी डील के हवाले से। सो अगर आपने बातें की है तो ये आप अपनी बातें जो है सिर्फ बातें ही ना करें बल्कि कोई प्रूफ भी सामने रखें। इस पर बात होगी, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हो रही थी, कुछ डील की आवाज़ें जो है वो चारों तरफ से सुनाई दे रही हैं। राना सनाउल्लाह ने वजाहत किया कि उनका डील मुस्तरद वाला बयान सिर्फ 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में था, ना कि किसी खुफिया मुफाहमत का। क्या समझते हैं सगीर चौधरी साहब के ये वजाहत हुकूमत की तरफ से बैकफुट पर आने की एक कोशिश है? कोई बैकफुट पे आने की कोशिश नहीं है आकाशा। बैकफुट पे क्यों आएगी हुकूमत? हुकूमत को क्या ज़रूरत है? 24 नवंबर जो है वो कितना अरसा हो गया उसको गुजरे हुए, वो वाकई उस वक्त की डील थी। और आप वहाँ की मीडिया टॉक्स उठा के देख लें वज़ीर दाखिला की, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही हुई है और उन्होंने कहा है कि हमने समझाने की बड़ी कोशिश की है, मुलाकात भी हुई थी उस वक्त और कहा गया था कि आप जलसा जो है वो संजानी रख लें। तो इन्होंने अपनी संगीन गलती की और संजानी में नहीं रखा और फिर आके जब इन्होंने इस्लामाबाद में हमला किया 14 अगस्त की तरह और अगस्त 2014 की तरह, तो फिर इनको जवाब भी मिल गया रियासती मशीनरी का। और फिर अली मीन गन्नापुर साहब जो हैं वो भाग गए और कारकुनों को तनहा छोड़ गए और ना सिर्फ तनहा छोड़ गए बल्कि उनको गिरफ़्तार भी करवा दिया। और वो कुछ तो लोग तो बेचारे अभी तक गिरफ़्तार हैं, मुकदमे जो है वो उन पर चल रहे हैं। तो ये कारकुनों का क्या कसूर है? उनको क्यों यूटिलाइज़ किया जाता है? ये मुझे समझ नहीं आई अभी तक कि आप कारकुनों की को फिर तना छोड़ देते हैं। वो बेचारे अपनी पेशियां खुद भुगतते हैं, वकील वो खुद कर रहे होते हैं, उनको उनके लिए मसाइल होते हैं। अब देखें कि इतना बड़ा क्राउड था और उसके बाद अब आप देखें कि अब कॉल दी है कोई भी नहीं। अब देख लें ना कि अब धरने की कॉल हुई, कंपैरिजन आप खुद कर लें
मैं तो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा कि उस वक्त आपने कॉल की थी, लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया वहाँ पर, लेकिन जब उनके साथ जो कुछ हुआ और वहाँ क़यादत छोड़ के भाग गई उनको अकेला, तो उसके बाद अब इन्होंने एहतजाज की कॉल दिया, तो एहतजाज की कॉल जो है वो कामयाब हुई है? नहीं हुई ना, फिर इनको फिर बैकफुट पे आना पड़ा। तो इशू इज दिस के उन्होंने इसके फौरन बाद एक और फाइनल कॉल की भी बातें चल बिल्कुल ये बेशक जितनी मर्जी कॉलें दे लें, कुछ भी नहीं होने वाला। देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मामला अब सीधा सीधा सा है, केस जो है वो अदालतों में है, अदालतों से सारा कुछ होना है, डीलें शीलें जो भी होंगी। क्या मुझे बताएं कि गवर्नमेंट डील करेगी? अगर मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब तो राना सनाउल्लाह साहब अगर नहीं, राना सनाउल्लाह साहब के कहने से केस खत्म हो जाएंगे? क्या राना सनाउल्लाह साहब के पास ये पावर है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के अगर उनके जाने से कुछ कहा गया तो सोचना तो पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सियासी बात है, लेकिन मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि एक बंदा कन्विक्टेड है, बेशक वो गलत है, ठीक है, ये अलग डिबेट है। तो कन्विक्टेड आदमी को राना सनाउल्लाह साहब या कोई और हुकूमती एहलकार ये कहे कि इनको छोड़ दें तो उसको छोड़ दिया जाएगा? वो भाई मामला तो अदालत ने रिलीफ देना है ना, जाना तो अदालत के पास है, आपने अपील अदालतों में ही दायर होनी है, उन अदालतों ने आपको रिलीफ देना है, केस आपका अदालत ने सुनना है, जमानत वहीं से आपकी होनी है, रिहाई भी वहीं से। इमरान साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अदालतें किसकी हैं? ये अदालतें जो है वो ये आपको पता नहीं किसकी हैं। अदालतें जो हैं वो पहले भी इन्हीं की थी, ठीक है, और अदालतों से जो रिलीफ मिलता था, और अदालतें रात को 12 बजे खुल जाती थी और हम खुद उस वहाँ पे चले जाते थे और हम तो एक एक चीज़ को रिपोर्ट कर रहे होते थे। अली इमरान साहब ने फरमाया कि जो सहाफ़ी हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, तो हम तो वही करते हैं जो ऑन स्पॉट हमें नज़र आ रहा होता है, लोगों को वो बुरा लगे अच्छा लगे, अब लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो वही अदालतें थीं जो रात को खुलती थी, फिर हमें रिपोर्ट मिलती थी कि अब जो है वो अदालत का नैब कसद आ गया, फिर कहा जाता था कि अदालत का स्टेनोग्राफर आ गया, अब अदालत का ताला खुल गया, तो ये भी हम रिपोर्ट करते थे। तो भाई अदालतें तो रात को 12 बजे भी खुली हैं, तो फिर हम उसको तमाशा समझें, उसको क्या समझा जाए? तो अदालतों ने रिलीफ भी दिया है, दोनों तरफ से दिया है, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा, अदालत ने दोनों तरफ से रिलीफ दिया है। और ठीक है, देखिए सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, अदम इस्तेहकाम जो है वो मुल्क को किसी और जानब ले जाता है, ये कशमकश नहीं होनी चाहिए। मैं इसका हामी हूँ कि जमहूरी तरीके से आपको करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आप बैठ के जो मर्जी करें, ठीक है, अच्छी बात है। सड़कों में आना, ठीक है, सड़कों पर आना, एहतजाज करना भी राइट है, लेकिन सड़कों पर आके तो ये कारोबार बंद कर देना, सारी मशीनरी जैम कर देना, ये कहाँ का जी कानून है, ये कहाँ की जमहूरियत है, ये बता दें। चले सर, आपका पॉइंट आ चुका है। अली इमरान साहब, सगीर चौधरी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत क्यों बैकफुट पे आएगी, लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने पहले एक बयान दिया, फिर उन्हीं के बयान में तजाद जो है वो हमें नजर आया। उस पर हम देख रहे हैं कि फैसल बावडा ने राना सनाउल्लाह से पूछा है कि ये जो डील थी ये कब, कहाँ और कैसे ऑफर की गई थी। सो आपको कुछ लगता है या कोई अंदर की खबर है आपके पास कि वाकई बानी पीटीआई से डील की कोशिशें की गई हैं, वो भी 2 मरतबा हुकूमत की जानिब से? जी, मैं कोई थर्ड पार्टी नहीं था, मैं इमरान खान, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके टीवी पे आज ये खबर ब्रेक करने लगूं, मैं खान साहब के पास था और जब हमने खान साहब से पूछा कि खान साहब 26 नवंबर के हवाले से बाहर जो पास गश्त थी कि कोई डील की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को ये 24 की रात को लेकर मेरे पास से आए थे और जब बैरिस्टर गौहर आया तो इन्होंने कहा जी कि आप अपने लोगों को ये कहें कि आपके लोग जो है वो अपना धरना जो है इसको जो रैली है और धरने की तरफ आप जा रहे हैं इसको कॉल ऑफ कर लें, हम आपके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार है। जो लेकर रात को 12:30 बजे गौहर को गए, 12:30 भी नहीं बल्कि लेट रात को 2 बजे के करीब शायद। ये खान साहब की मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, बाकी रिकॉर्डेड बात है। तो मैंने इनसे पूछा कि मैसेज किस तरह रिकॉर्ड करना है और क्या बात करनी है, तो उन्होंने एक फोन दिया। तो मैंने गौर से पूछा कि ये फोन तुम्हारा है, तो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा नहीं ये फोन मेरा नहीं है। तो उसने कहा तुम्हारा फोन किधर है, तो उनका फोन गाड़ी में पड़ा था और फिर वो गाड़ी से जब फोन आया तो इस दरमियान कुछ और बातें, तो फिर वो मैसेज रिकॉर्ड नहीं हो सका। ये बातें ऑन रिकॉर्ड है और ये गौर साहब वहां पर मौजूद थे, मुझे याद है कि गौर साहब मौजूद थे जब ये खान साहब ने बात हमें बताई थी। अच्छा, पहली बात ही हो गई। अब बात की है चौधरी सगीर साहब ने मुअज़्ज़ज़ अदालतों की, तो जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे और वो कन्विक्टेड थे और वो इस मुल्क से बाहर गए और जब वो वापस लाया गया उनको, तो टेक्निकली उनको तो जेल जाना चाहिए था, जेल जाकर फिर उनको अपनी एक बेल पिटीशन डालनी चाहिए थी, अपील डालनी चाहिए थी। वो अपील डिसाइड होती, इनकी सजा मुअत्तल होती और ये बाहर आते। तो वो कैसे एयरपोर्ट पे नादरा भी वहां पहुंच गया,
अदालती अमला भी पहुंच गया, वहीं इनके अंगूठे हो गए, वहीं से ये सुबह आगे कोर्ट में पेश हुए और फिर सारे इनके केसेस जो है वो बैक कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट में पेश हुए। अच्छा सर, पहले इनको कहाँ आना चाहिए था? जब ये आए एयरपोर्ट पे, इनको पहले कोर्ट आना चाहिए था, एयरपोर्ट पे इनके पास बैठे होने चाहिए थे। किसने नहीं पकड़ा उसको, बताएं। किसने नहीं पकड़ा? जिनकी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत तो नहीं थी जब ये वापस आया तो किसने नहीं पकड़ा? यही बात है ना, भाई यहाँ से इशारा आता है, आपको नहीं पता सर? बात खत्म हो गई सर। इशारों की फिर बात करें खुल खुला के ना, फिर बात नहीं खुल खुला के क्या करनी है? बात सिंपल सी है कि आप जिस चीज की तरफ बात कर रहे हैं वो बात तो उस तरीके से थी नहीं। सगीर चौधरी साहब, डरने वाली बात जो है ना, वो तो बात बहुत दफा हो चुकी है। वो तो 24 नवंबर को डील का जो कहा जा रहा था, वो डरने का मुकाम चेंज करने की बात हो रही थी। अलग से प्लीज सामने रख दीजिएगा जी। आप मेरी बात अगर सुने, आप मैंने आपको बात की तो कि आप मेरी बात चलिए इमरान साहब सामने रखिएगा अपना पॉइंट प्लीज। जी जी, देखिए बात ये है, ना तो कोई अदालतें हैं इस मुल्क के अंदर, 1.5 साल से खान साहब की अपीलें क्या है जी, अदालतें नहीं है तो आप इन अदालतों को नहीं समझते? थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इन अदालतों से कौन सा इंसाफ मिल रहा है? आपको बड़ा इंसाफ मिला हुआ है, आपको सारा इंसाफ मिला है ऐसे अदालतों से। ये तो ये अदालतें एग्जेक्टिव के नीचे आ गई है। अब इनके तो फैसले एक जुडिशल कमेटी बनेगी, वो करेगी, जिसमें आपके वज़ीर कानून भी शामिल होंगे। तो एग्जेक्टिव के रेमो करम पर अदालतें आ गई हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब इन अदालतों का जो इंसाफ हो रहा है वो आप देख रहे हैं? आज मुल्क पे जो इंसाफ की हालत है, नीचे से 194 नंबर पे है। आप पहले आपके दौरे हुकूमत में इंसाफ की कौन सी हालत अच्छी थी वो बता दें। कौन सी? मैं इससे तो बेहतर थी सर, है ना, खुदा के लिए इससे तो बेहतर थी। क्या बेहतर थी बता दें सर। क्या मतलब वो पहले या दूसरे नंबर पे इंसाफ था, अब 130वें पे चला गया? कितनी बेहतर थी सर? वही हालत थी, वही हालत है। बात खत्म होने देना। अगर आपने सवाल बार बार करने हैं तो मैं जवाब कैसे दूंगा? नहीं सर, मैं तो आपको सिर्फ पूछ रहा हूँ एक लाइन में। सगीर साहब उनको आप तो लगता है सिस्टम के बेनिफिशियरी है सर, आप तो छोड़ दें। बात यह है कि अगर आप मेरे से एक फेयर एनालिसिस लेना चाहते हैं तो मैं वो बात करूंगा जो इस वक्त सरफेस के ऊपर है। अदालतें 26-27 अमेंडमेंट के बाद देख लें, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होंगी, इनके तकर्रर तबादले कैसे होंगे, वो कौन करेगा? वो आपकी मौजूदा रजीम करेगी। उसके अलावा आप अपने मुल्क के अंदर आज इस्लामाबाद पुलिस की आप हालत देख लें, ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस। आज आप अपनी ब्यूरोक्रेसी की हालत देख लें। आज आप अपने मुल्क का कोई उतारा उठा लें, वो तबाही के दाने पे खड़ा है, ना खड़ा है बल्कि तबाह हो चुका हुआ है। आज इस मुल्क में 13 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। स्कूलों का निजाम आप देख लें, 2 सालों में आज 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर है। 40,000 स्कूल पंजाब में आपका बंद पड़ा हुआ है। सगीर चौधरी साहब और नजीर साहब इसके ऊपर भी बात किया करें। सर जी ये बात हम करते हैं और हमेशा करते हैं, बिल्कुल करते हैं अली इमरान साहब, ये बात हम करते हैं। खुदा के लिए अवाम के मसाइल ये मेरी बात, आपको भी चांस मिला था तो आपने कितने स्कूल बनाए? आपको एक मिसाल, अगर डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। आईना वजीर एक बच्ची है 8 साल की, आपकी हुकूमत का पोल उसने खोल दिया है। उसने कहा है कि मुझे पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। वजीरिस्तान में स्कूल नहीं है। आपकी हुकूमत 3.5 साल भाई स्कूल ही नहीं है। कुछ नहीं हो सकता था। पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हो चुकी है, बच्ची वायरल हो चुकी है। उसकी पहली बात जो थी, उसने कहा मुझे पढ़ने का शौक है, स्कूल ही नहीं है, कहाँ जाऊँ? सर मैं आपकी बात में बोला ही नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो गई थी ना। ये तो आपका यही तो है जो हुकूमती तड़का जिन लोगों को लगे उनका यही प्रॉब्लम है, वो बात नहीं सुनते। सर बात ये है, मेरी हुकूमत 3.5 साल रही। ये 1980 से लेकर ये जो बूथे आपने बैठाए हुए हैं शरीफ फैमिली, ये 40 साल हो गए हैं। आज पंजाब में 40,000 स्कूल बंद है, वहां पर पैसे बनी हुई हैं। क्यों? कि लोगों को पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, IT की तालीम दे देंगे तो फिर वो इनको वोट नहीं देंगे। भी तो आपकी हुकूमत है अभी भी। और KP में 12 साल में KP आज 12 साल है तो वो बच्ची कह रही है कि स्कूल ही नहीं है वहाँ पे। सर सुने, बच्ची कह रही है, मैं नहीं कह रहा। 4,200 अरब रुपया जो हमारे फंड बनते हैं 18th अमेंडमेंट के हवाले से हमें नहीं दिए गए। हम क्या स्कूल बनाए? तो जो आपको मिला है उसमें से दे देते। क्या सड़कें बनाए? आज मरियम नवाज शरीफ मुंह से निकालती है, अभी फंड जो है वो अवार्ड होते नहीं है तो पहले पंजाब गवर्नमेंट के अकाउंटों में चले जाते हैं। आज हमने 4,200 अरब रुपया लेना है वफाक से, क्योंकि जब से जो फाटा खत्म हुआ उनके भी तमाम फंड दबे आ रहे थे। खुदा का वास्ता है यार, इस मुल्क के अवाम की बात करें। चौधरी साहब
सहाफत का मतलब है कि जो देखा वो बात करनी है आपने। अली इमरान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सगीर चौधरी साहब, जिस तरीके से आपने बात की कि मुल्क में खाने के लिए नहीं है, तालीम नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो आप ये देखें ना कि आपके जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने एक नया तैयारा जो है वो खरीद लिया है और अभी तक वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ। क्या ये पंजाब एयरलाइन के फ्लाइट की पहली एक कड़ी है, जैसे कि आज़मा बुखारी का दावा भी हमारे सामने आया है, या सिर्फ ये वज़ीर आला के लिए लग्जरी तैयारा समझा जा रहा है, जो जिस पे अवाम भी बात कर रहे हैं? देखिए आकाशा, देखें ये बड़ी एक बदकिस्मती है। ये तैयारा जो है वो 7 साल पुराना है, जो अमेरिका से है, लग्जरी तैयारा है। माहिरीन इसका कहना है कि जो इकानमी इसका टिकट है वो तकरीबन इकोनॉमी क्लास का जो टिकट है वो $6000, और अगर आप बिजनेस क्लास या इस तरह लग्जरी क्लास का लेना चाहें तो वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार डॉलर का होता है इस तैयारे का। और $6,000 हाँ जी का ये तैयारा जी, और तैयारे की कीमत जो है वो 10 अरब पे कर दी गई है। और आप 11 अरब सर, 11 अरब 10 भी है, 11 भी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि PIA जो है फरोख्त हुआ है वो कितने का हुआ है? PIA की जो निजकारी हुई है वो पाकिस्तान के हिस्से में, रियासत के हिस्से में सिर्फ 10 अरब रुपए आए हैं। तो ये इससे बेहतर था कि एक तैयारा खरीदना था, उनसे जो 34 तैयारे हैं वो खरीद लेते, जिसमें 19 बेहतर हालत में थे, उड़ने की पोजीशन में थे। और इसके अलावा मतलब आप ही कहना चाह रहे हैं कि गलती तो हुई है? नहीं, गलती नहीं है ये। गलती देखें, ये गलती क्या है? आप एक तरफ तो लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, और एक तरफ आप एयर पंजाब के नाम से, मुझे एयर पंजाब का आपने बताया, तज़किरा किया, कहाँ रजिस्टर्ड है? हमारे प्लेटफॉर्म पे बताएं कि कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है, कहाँ पे उसके दफातर हैं, कहाँ पे उसका कोई बना हुआ है इस तरह का, वो जहाँ से वो एयर पंजाब जो है वो उसका कोई फंक्शनल है दफ्तर, वो हमें बता दें तो हम इसी प्रोग्राम में यहाँ बैठ के बाकायदा उसकी तशहीर करेंगे। एयर पंजाब तो कागज़ों में भी नज़र नहीं आती, तो एयर पंजाब का सुनते ज़रूर है लेकिन एयर पंजाब का तो कहीं पे जिक्र तो है नहीं। ये आज़मा बुखारी साहिबा काबिल एहतराम है, लेकिन सानिया भाटी गेट पे भी उन्होंने देखें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है, और उन्होंने माजरत भी की थी, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं मुस्ताफ़ी होती हूँ, ठीक है, एक अच्छी बात है उनकी। और उसके बाद अब फिर ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं आवाम को। खुदा के लिए अवाम का खून मत निचोड़ें। पंजाब में कम गुर्बत नहीं है, आपने जितने भी SC हैं, और आपके पंजाब गवर्नमेंट ने एक तमाशा लगाया हुआ है कि वहाँ पे आप फ़ोनों पे बैठ के तो सब्ज़ी और आलू प्याज के रेट पूछ रहे होते हैं कि किसी ने ज़्यादा तो नहीं दे दिया। ये कुछ काम करने वाला है? सही कह रहे हैं आप काम करने वाला करें ना। आप भी इस पे सवाल कर रहे हैं जिस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन की बात होती है। सो पहले वज़ीर इत्तलात जो पंजाब है उन्होंने कहा था कि जब वो एक वाक़या, अगर आपको याद हो, बहुत ही करीब से गुजरा हुआ वाक़या है, जो एक माँ और बच्ची जो है वो गटर में गिर गए थे, उसके बाद उनकी वो जमबहक हो गई थी दोनों, तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि मुझे चीज़ें जो है वो कन्फर्म नहीं थी, सो इस वजह से ये चीज़ सामने आ गई है। कोई सहाफ़ी कुछ करता है तो फ़ौरन उस पर एक्शन होता है और एग्जैक्टली और तमाम तर चीज़ें फिर हम देखते हैं कि वो सहाफ़ी फिर जल्दी जल्दी नज़र नहीं आ रहा होता हमें। सायरा जी क्या समझती हैं? सूबाई वज़ीर जो है आज़मा बुखारी, उन्होंने पहले भी कहा था, जब वो एक वाक़या हुआ था, एक बच्चे और उसकी माँ जो है वो जब गटर में गिर गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा मुझे जो बताया गया था मैंने वही मीडिया के सामने रख दिया था। कोई सहाफ़ी इस तरह की हरकत करता है, कोई सहाफ़ी की तरफ से कोई हल्की सी बात यहाँ से वहाँ हो जाती है तो उसे डिसइंफॉर्मेशन कह के PK एक्ट लगा के उसको कर दिया जाता है। सो आपको ऐसा कुछ लगता है कि अभी ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, एक सूबाई वजीर से भी सवाल होना चाहिए? एक तो वहाँ तो पंजाब में बादशाहत चल रही है। पिछले 3 दिन से एक जहाज पर हर एंकर, हर मतलब चैनल ने प्रोग्राम किए हैं, मगर मजाल है कि कोई जवाब आया हो। वो तो क्या कहते हैं कि बचपन में सुनते होते 3 औरतें 3 कहानियां या 3 सहेलियां, कुछ भी कर ले, तो वहां पर तो कोई जवाबदेह है ही नहीं। वो एक सहाफी जो है उनको उठा लिया था कि जो उन्होंने, वो कहते हैं कि अपने वालिद मोहतरम के लिए मरियम साहिबा ने कुछ कह दिया था और उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये फेक है, हालांकि वो PTV से चली है। कोई एक किस्सा इनका थोड़ी है कि आप भाटी गेट वाले को बात करें। उसका नाम खुरम था, फिर छोड़ना पड़ा था। जी जी, फिर छोड़ना पड़ा था, कोई एक थोड़ी है। तीसरा फिर पकड़ा था वो जब वो हरे रंग का हरा रंग किया था कि ये जी यहाँ से बाइक गुजरेंगी, उसके ऊपर कोई गलत बयानी पे पकड़ा था। तो इन्होंने तो बादशाहत की हुई है, क्यों नहीं इन पर भी होना चाहिए कि मुझे बताइए कि जहाज का ये बोल रहे हैं, आया वो कोई बिल पास हुआ का, उसके लिए कोई मीटिंग में बात हुई, उसकी कोई मिनट्स हैं। ऐसे थोड़ी कि दिल किया रात में आपको ख्याल आया कि जहाज होना चाहिए और सुबह पकड़ के जहाज ले लिया कि इसको हम एयरलाइन बना रहे हैं। तो ये सब ऐसे ही है। आपको उससे पहले तो मैं बोल तो रही थी कि इस मुल्क में कहाँ है जमहूरियत, यहाँ पर हर चीज बिकती है, कीमत होनी चाहिए।
तो बस अब क्या कहें कि अब इनसे जवाब कौन लेगा कि जिस किस्म की बातें गर्दिश कर रही हैं, जो वो कहते हैं कि मैं हुकूमत में बैठे हुए, बिल्कुल कौन जवाब लेगा? 3 दिन से जवाब आया लेगा? जी सही कहा आपने, कौन जवाब लेगा? एक सहाफ़ी, दूसरा सहाफ़ी, फिर तीसरा सहाफ़ी और जाने कितने सहाफ़ी। मतलब अगर आप कोई डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल भी होगा। मलिक नजीब, कोई मतलब डिसइंफॉर्मेशन की अगर बात हो रही है तो सिर्फ वो क्या सहाफ़ियों पे लागू होता है या कोई भी इस हवाले से बात करेगा? जिस तरीके से वज़ीर इत्तलाआत पंजाब जो हैं उनकी जानिब से भी पहले भी एक बात सामने आई, अब दोबारा एक बात सामने आई है। कुछ होना चाहिए इस पे भी या सिर्फ सहाफ़ी पिसते रहेंगे इस पे? आकाशा, ये पीका एक्ट बेसिकली बनाया सहाफ़ियों के लिए ही किया था जी। इसमें कोई आम आदमी को भी उस तरह की कोई और यूट्यूबर्स नहीं है। यूट्यूबर्स के लिए, वो यूट्यूबर और सहाफ़ियों के लिए है। सोशल मीडिया को बेसिकली इन्होंने कंट्रोल करना था, क्योंकि आप देखें कि आप अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमती किसी भी शख्सियत के ख़िलाफ़ आप कोई बात करते हैं तो आप पर पीका एक्ट लगता है। आपको उन्होंने रोकना है, आपका रास्ता रोकना है। वो ख़ुद अगर आप देखें जिस तरह अज़मा बुखारी साहबा ने इससे पहले डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है, इससे पहले भी फैलाई है, और आज भी वो इन्फॉर्मेशन अपनी आप जो है वो क्लियर नहीं दे रही हैं। तो हुकूमत की जानिब से जो मर्ज़ी किया जाता रहे, हुकूमत को पूछने वाला कोई नहीं है। अवाम को ही पूछा जाएगा, क्योंकि अवाम जो है वो इस हुकूमत की मातहत है। और वो जिस तरह सहरा साहबा ने बात की है कि बादशाहत है, तो बादशाहत में तो अवाम को बोलने का हक़ ही नहीं होता है, तो अवाम से बोलने का हक़ छीन लिया गया है। हाँ, लेकिन देखें, एक वक्त आता है जिस तरह इससे पहले इनकी जानिब से पीटीआई की, अपना नून लीग की जानिब से या पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह के इक़दाम किए जाते रहे हैं, पीटीआई की हुकूमत आई तो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को भुगतना पड़ा। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है तो पीटीआई को भुगतना पड़ रहा है। कल किसी और की हुकूमत होगी तो हो सकता है तीनों को भुगतना पड़े। ये गुज़श्ता कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये आइंदा भी कई सालों तक चलता रहेगा। कई सालों तक चलता रहेगा। ये तब तक ये सिलसिला नहीं रोका जा सकता जब तक अवाम खुद सड़कों पर नहीं निकलेंगे। अवाम की नज़र होती है लीडरों पर, अवाम देखती है कि हमें कोई लीड करेगा, हम किसी लीडर के पीछे निकलेंगे। बांग्लादेश में देखें कहाँ थे लीडर, बांग्लादेश में तो कोई लीडर नहीं था, फिर अवाम खुद सड़कों पर थी। तो जब तक अवाम खुद सड़कों पर आकर अपने हकूक़ के लिए जंग नहीं लड़ेगी, ये सियासतदान आपस में भी लड़ते रहेंगे और ये अवाम को भी खा जाएंगे, और अवाम इसी तरीके से हमेशा पिसती रहेगी। बहुत शुक्रिया मेरे सगई चौधरी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ साथ हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे डॉक्टर अली इमरान साहब और सायरा जी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।